हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। यूपीएससी 2021 के लिए आज का हमारा लेक्चर एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स से संबंधित उन टॉपिक्स पर होगा जो न्यूज़ में रहे थे। इसमें हम इकोनॉमी के कुछ टर्म्स भी देखेंगे जो बीते वर्षों में न्यूज़ में रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। शुरुआत करते हैं सगुन राइस टेक्निक से। ये टेक्निक महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की है। इसमें धान को ज़मीन पर बिना किसी पडलिंग के, प्लगिंग के और बिना ट्रांसप्लांट मेथड को अपनाए डायरेक्ट बोया जाता है और बोने के बाद जो वीड्स उत्पन्न होते हैं ज़मीन पर उन्हें मैन्युअली उखाड़ा जाता है। यह है सगुन राइस टेक्निक ऑफ महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं मधुवन गाजर के बारे में। ये बायोफोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी है। बायोफोर्टिफाइड मतलब जब किसी भी सब्जी या अनाज में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उसे बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। और ये मधुवन गाजर जो है इसमें एक्स्ट्रा बीटा कैरोटीन और आयरन की मात्रा है। मधुवन गाजर को डेवलप किया है वल्लभ भाई वासरम भाई मरवानिया ने। ये गुजरात में जूनागढ़ के फॉर्मर साइंटिस्ट हैं। 2019 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। आगे जानते हैं कश्मीरी सेफ्रॉन के बारे में। इसे जीआई टैग मिल चुका है। ये कश्मीर में हाई एल्टीट्यूड में उगाया जाता है। हाई एल्टीट्यूड में इसलिए क्योंकि वहाँ पर करेवास पाए जाते हैं। करेवा एक तरह का एलुवियल सॉइल है या सॉइल डिपॉजिट है। अब ये कश्मीरी सैफरॉन किश्तवाड़ में उगाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। इसलिए किश्तवाड़ को लैंड ऑफ सैफरॉन या सैफायर भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये सैफरॉन्स 1st सेंचुरी BC में सेंट्रल एशियन माइग्रेंट्स ने यहाँ लाया था। अब ये भी याद रखिएगा कि इसे संस्कृत में बहुकम कहा जाता है। आगे बात करते हैं कांगड़ा टी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा रीजन में होती है। हाल ही में पाया गया है कि इसमें उपस्थित जो केमिकल है वह कोविड-19 के प्रति इम्यूनिटी बूस्टर है और खासकर एंटी HIV ड्रग भी कहलाता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसमें पाया है कि इसमें 65 बायोएक्टिव केमिकल्स या पॉलीफेनॉल्स उपस्थित हैं। इसे 2005 में GI टैग दे दिया गया था और अपने कलर तथा यूनिक फ्लेवर के लिए ये फेमस है। आगे आती है कंडामल हल्दी। ये उड़ीसा की हल्दी है और अपने हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए फेमस है। आगे बात करते हैं कस्तूरी कॉटन के बारे में। तो इंडिया जो भी कॉटन को एक्सपोर्ट करता है वह विश्व में अब कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। कॉटन या कपास की बात करें तो ये एक खरीफ की फसल है। यह ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी में सबसे अच्छे से उगता है। इसके उगने के लिए 20 से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 55 से 110 सेंटीमीटर तक की वर्षा ज़रूरी होती है। इसके लिए कम से कम 180 दिनों का खुला आसमान चाहिए होता है। अब इंडिया जो है वो विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का और वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंज्यूमर है कॉटन का। आगे बात करते हैं येलो रस्ट डिजीज़ के बारे में। ये फसलों से संबंधित डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि एक प्यूसिना नाम का फंगस पौधों या फसलों की पत्तियों में लग जाता है, जिससे वे पीली पड़ने लगती हैं और उनमें फोटोसिंथेसिस की दर कम होने लगती है और इससे वह पौधा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यह मेनली कूल वेदर में ज़्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में। हाल ही में 100 लाख करोड़ के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की मार्केटिंग के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स गठित की, जिसके चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी थे। इसमें इंडियन इन्वेस्टमेंट ग्रिड तथा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बन रही है उसको प्रमोट करना है, ताकि फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के निर्माण में इन्वेस्ट कर सकें। अब देखते हैं इंडियन इन्वेस्टमेंट ग्रिड क्या है। ये DPIIT या डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत एक इनिशिएटिव है, जिसमें जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बन रही है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ताकि फॉरेनर्स को भी इनके बारे में पता चल सके और वे यहाँ इन्वेस्ट कर सकें। अब देखिए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें किसी भी इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट को एक इनिशियल लेवल से शुरू किया जाता है, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट किया जाता है। जैसे यदि कोई नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो या तो किसी और कंपनी के शेयर खरीदती है या अपनी ही कंपनी की नई यूनिट्स इस्टेब्लिश करके खुद की कंपनी बढ़ाती हैं। यही अंतर है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में। अब बात करते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के बारे में।
ये टर्म खासकर रियल एस्टेट्स में देखा जाता है। इसमें जो सेलर और बायर होता है, उसमें जो बायर है वह अपना इंटरेस्ट जताता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी प्रॉपर्टी में। एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई सेलर है वो किसी को अपना घर बेच रहा है, तो वो बायर से एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाएं, तो इंटरेस्ट के रूप में वो बायर से एक डिपॉजिट मनी ले लेता है। इसे ही अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कहा जाता है। ये कंफर्म करता है कि बायर को सच में उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। अब बात करते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न स्टेटस के बारे में। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महारत्न स्टेटस दिया है HPCL या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को तथा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को। अब ये तीनों स्टेटस जो हैं, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस देता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंतर्गत एक नोडल डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से संबंधित पॉलिसीज और गाइडलाइन बनाता है। अब मिनी रत्न स्टेटस उन कंपनीज को दिया जाता है जो लगातार 3 वर्षों तक प्रॉफिट में रहती हैं। अब आगे बात करते हैं महारत्न के बारे में। तो महारत्न बनने से पहले नवरत्न बनना होता है। यदि कोई भी कंपनी महारत्न है तो उसका टर्नओवर पिछले 3 सालों में 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। सेबी रेगुलेशन के तहत स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए वो कंपनी। उसकी एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए और टैक्स पे करने के बाद एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए। ये सभी लास्ट 3 ईयर्स का है। ये याद रखना कि प्रॉफिट 5,000 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 मंथ में, तभी महारत्न बनेगी। आगे बात करते हैं नवरत्न स्टेटस की। तो कोई भी मिनी रत्न कंपनी जो लास्ट 3 ईयर्स या 5 ईयर्स से प्रॉफिट क्लेम कर रही है और इसकी रेटिंग वेरी गुड या एक्सीलेंट की है, तो उसके नेट प्रॉफिट को देखते हुए अर्निंग शेयर्स, टर्नओवर, मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सर्विसेज को देखते हुए उसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। अब 2019 तक भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न हैं और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं और लगभग 300 सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं टोटल। मतलब 300 में से सिर्फ 97 कंपनीज को रत्न का स्टेटस है। आगे बात करते हैं शेयर्ड इकोनॉमी के बारे में। तो इंडिया में जो शेयर्ड इकोनॉमी की इंडस्ट्री है वो $2 बिलियन तक पहुंच गई है इस साल। शेयर्ड इकोनॉमी में हम शेयरिंग के माध्यम से सारे कार्य करते हैं। इसे कोलैबोरेटिव कंजप्शन या फिर पीयर टू पीयर बेस्ड शेयरिंग भी कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ही कमरे में 2 लोग साथ में रह रहे हैं और रेंट को शेयर करते हैं एक दूसरे से। अब इसमें कुछ इस प्रकार के सेगमेंट्स आते हैं। पहला है कोवर्किंग, मतलब एक ही प्रोजेक्ट पर अलग अलग लोगों का काम करना। दूसरा को लिविंग, जिसमें स्टेंजर लिविंग, ओयो लाइफ, ऑक्सफोर्ड कैप्स आते हैं। तीसरा शेयर्ड मोबिलिटी, जिसमें ट्रांसपोर्ट के लिए राइड शेयर की जाती है जैसे ऊबर, ओला, शटल आदि में। और तीसरा सेगमेंट है फर्नीचर रेंटल। तो ये शेयर्ड इकोनॉमी $2 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई है इंडिया में। अब बात करते हैं टेक्निकल रिसेशन के बारे में। ये ऐसा टर्म है जिसके अंतर्गत 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन कर रही होती है और जीडीपी ग्रोथ में ये डिक्लाइन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कमी या फिर डिमांड्स में कमी के कारण नहीं होता। मतलब ये कमी इकोनॉमिक फिनोमिनास के कारण ना होकर किसी ऐसे इवेंट के कारण होती है जो एक टेम्परेरी इवेंट है। जैसे कोविड-19 के कारण इकोनॉमी में रिसेशन आया है, लेकिन कुछ समय बाद ये रिसेशन कोविड-19 के जाने के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा और इकोनॉमी फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। तो यही होता है टेक्निकल रिसेशन। इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में 2020-21 में टेक्निकल रिसेशन देखने मिला है इंडिया में। अब एक और टर्म है लिक्विडिटी ट्रैप। तो हाल ही में IMF की इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप की ओर बढ़ रही है। यह ऐसी कंडीशन है जिसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेट बहुत लो कंडीशन में पहुंच जाता है और सेविंग रेट हाई कंडीशन में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि यदि इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही है तो शायद हमें जॉब ना मिले, इसीलिए वे सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं। लोगों के सेविंग करने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, इसलिए डिमांड भी कम होती है और प्रोडक्शन भी कम होने लगता है, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाती। यही होता है लिक्विडिटी ट्रैप। अब बात करते हैं विभिन्न शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में। पहला है के शेप इकोनॉमिक रिकवरी। इसमें क्या होता है कि जो भी इकोनॉमी है वह पहले गिरती है, उसके बाद जो प्रोफेशनल होते हैं वो तो ग्रो करते हैं, लेकिन उनके अलावा जो भी व्यक्ति होता है वो ग्रोथ नहीं देख पाता, वो डिक्लाइन करने लगता है। आगे वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी में
पहले डिक्लाइन होता है इकोनॉमी में, फिर ग्रोथ एकदम से देखने मिलता है। इसके बाद जेड शेप इकोनॉमिक रिकवरी है, जिसमें पहले डिक्लाइन देखने मिलता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन फिर एकदम से ग्रोथ होने लगती है। फिर आता है जे शेप इकोनॉमिक रिकवरी, जो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ को दर्शाता है। फिर है एल शेप इकोनॉमिक रिकवरी, जिसमें इकोनॉमी गिरती है, पहले डिक्लाइन होती है, उसके बाद उसी कंडीशन में, डिक्लाइन की कंडीशन में ही स्थिर बनी रह जाती है। आगे यू शेप इकोनॉमिक रिकवरी में पहले डिक्लाइन होता है, उसके बाद थोड़े टाइम तक इकोनॉमी डिक्लाइन की कंडीशन में ही स्थिर रहती है, फिर कुछ टाइम बाद ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। आगे बात करते हैं वॉलंटरी नेशनल रिव्यू के बारे में। तो ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि ये वॉलंटरी नेशनल रिव्यू नीति आयोग करता है। नीति आयोग यूनाइटेड नेशन को बताता है कि भारत किस तरह से काम कर रहा है एसडीजी गोल्स को प्राप्त करने में। सबसे पहले वीएनआर 2017 में प्रेजेंट किया गया था, और वीएनआर 2022 रिपोर्ट का टाइटल था डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। नीति आयोग ने यह कार्य मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ मिलकर किया है। आगे बात करते हैं इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के बारे में। यह 2 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। कंटेस्ट ये है कि इंडिया और यूएस ने स्ट्रेटेजिकल एनर्जी के लिए पार्टनरशिप की है, जिसमें नीति आयोग और यूएस एड मेन एजेंसीज हैं। इसे इंडिया यूएस सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर कहा जाता है। इसी की मीटिंग में इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम को गठित किया गया। अब यह इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम क्या करेगा? ये सारी चीज़ें बताएगा कि एनर्जी डेटा को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे लो कार्बन टेक्नोलॉजी से संबंधित कोलैबोरेशन किया जाए। अब इसमें याद रखिएगा, इंडिया की तरफ से नीति आयोग है यहाँ, और यूएस की तरफ से यूएस एड है मुख्य वर्किंग एजेंसी। अब ये इंडिया एनर्जी मॉडल फोरम जिस पर बेस्ड है ना, वह यूएस में 1976 में एनर्जी मॉडलिंग फोरम के रूप में सामने आया था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। आगे बात करते हैं कुम्हार सशक्तिकरण योजना की। तो सेंटर ने 100 ट्रेंड आर्टिशियंस को 100 इलेक्ट्रिक पोटर व्हील्स दिए हैं, और ये कुम्हार सशक्तिकरण योजना खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का ही एक इनिशिएटिव है, जिसमें कुम्हार कम्युनिटी को एम्पावर करना है। अब बात कर लेते हैं KVIC या खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के बारे में। तो यह एक सांविधिक निकाय है जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के तहत अप्रैल 1957 में बनी। इसका अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। KVIC का काम है कि रूरल एरियाज में खादी विलेज से संबंधित इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, ऑर्गेनाइज करना, असिस्ट करना और इस्टेब्लिश करना तथा उनका डेवलपमेंट भी देखना। अब बात करते हैं ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तथा एसोचेम मतलब एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का जॉइंट इनिशिएटिव है। इसके तहत ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को स्ट्रेंथन करना है तथा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंश्योर करना है। यह आत्मनिर्भर भारत को पाने के लिए ही एक प्रोग्राम है। बात करते हैं एसोचैम के बारे में। द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इंडिया का अपेक्स ट्रेड एसोसिएशन है। यह बॉडी किसी भी ट्रेड या कॉमर्स से रिलेटेड इश्यूज या इनिशिएटिव के ऊपर काम करती है और डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल दोनों तरह के ट्रेड्स को बढ़ावा देती है, साथ ही ट्रेड बैरियर्स को कम करने का भी काम करती है। अगला टॉपिक है कला कुंभ हैंडीक्राफ्ट थीमेटिक एग्जीबिशन। यह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इनिशिएटिव है। इस कला कुंभ का मेन मोटो है कि हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्राप्त किए हुए क्राफ्ट या हेरिटेज को दुनिया के सामने रखना और उनका महत्व दिखाना। इसे स्पॉन्सर कर रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट जो है वह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कंपनीज एक्ट के तहत 1986-87 में इस्टेब्लिश किया गया था। यह NPO हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने, सपोर्ट करने, प्रोटेक्ट, मेंटेन और उनके एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने का काम करता है। आगे है पूर्वोदय स्कीम, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्टील सेक्टर। यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की है पूर्वोदय स्कीम, जिसके तहत पूर्व के राज्यों में स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करना है। यह स्कीम उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल तथा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में चलाई जाएगी। इसके तहत वहाँ स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा और रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा।
अब हाल ही में नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 का भी एम था कि 2030-31 तक प्रोडक्शन कैपेसिटी 300 मिलियन टन बढ़ानी है स्टील की, और 200 मिलियन टन कैपेसिटी इन्हीं 5 ईस्टर्न स्टेट से आनी चाहिए। तो उसी के लिए है पूर्वोदय स्कीम। स्टेट्स के नाम याद रखिएगा इसमें। चलिए आज का लेक्चर बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।